के अंदर क्या चीजें जाएंगी, क्या चीजें नहीं जाएंगी, जो गैसेस हैं आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनका एक्सचेंज, इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल उसी तरह फंक्शन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक है, अब ऐसे ये रफ डायग्राम है, नथिंग लाइक दिस इज योर सेल। अब इसके अंदर यहाँ क्या है, ये आपका न्यूक्लियस हो जाता है। यहाँ सारे में क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो साइटोप्लाज्म है, इनके बीच में ये न्यूक्लियस आपका एक लेयर्ड स्ट्रक्चर से बंधा हुआ है। दैट लेयर स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, न्यूक्लियस के और सेल के अंदर जो फ्लूइड है उनको कंट्रोल करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कि किसको अंदर जाना है, कौन सा फ्लूइड और कौन सा फ्लूइड बाहर रहना है। फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये काम है, न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के बीच में जो गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म तथा केंद्र के बीच गैसेस का आदान प्रदान, या लिक्विड है वाटर का आदान प्रदान। ठीक है, और कोई हार्मफुल सब्सटेंस है यहाँ पे जो कि न्यूक्लियस को डैमेज कर सकता है, उसको ब्लॉक करेगी। तो जो काम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, वही काम यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। क्लियर? तो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, बिटवीन इसके बीच में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये तो हो गया न्यूक्लियस का बाहरी सतह पे जो एक लेयर है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, केंद्रिका, न्यूक्लियोइड्स, राइट, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वेरी गुड, और सो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जैसे इन्होंने बताया, न्यूक्लियोइड्स है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तरह का लिक्विड है, तरल पदार्थ है। जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, वैसे ही इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, और इसके अंदर होता है आपका डीएनए आरएनए। बेसिकली डीएनए आरएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बनते कहाँ से, ये बनते हैं क्रोमोसोम से। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। अब वो क्रोमोसोम्स आपको कब दिखता है, वो तब दिखता है जब सेल बढ़ती है या सेल जब डिवाइड होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, वो तब आपको विजिबल है जब सेल आपकी डिवाइड होगी। अगर सेल डिवाइड नहीं होगी या सेल बढ़ नहीं रही, तो वो जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ है, वो रहता है आपके क्रोमेटिन की फॉर्म। क्रोमेटिन क्या है, एक तरीके से लंबा धागा आप समझ लीजिए, धागे के जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया क्रोमेटिन। जब सेल बढ़ना शुरू होगी, जब सेल अपने आप को डिवाइड करेगी, तो ये क्रोमेटिन टूट जाता है किसमें, क्रोमोसोम्स में। क्लियर? सो दिस इज द थिंग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। क्लियर? चलिए, अब सेल डिवाइड क्यों होती है, कोई भी कोशिका है वो बढ़ती क्यों है, वो डिवाइड क्यों होती है? सेल का जो डिवीजन होता है वो होता है ग्रोथ के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए भी सेल डिवाइड ही होती है। ठीक है, कोई भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए छोटा सा ऑफस्प्रिंग है बच्चा, उसका इतना बड़ा शरीर हो जाता है, सेल्स आर डिवाइडेड इनसाइड। जैसे सेल डिवाइड होती रहती है, वैसे वैसे किसी भी संरचना की ग्रोथ होती रहती है। राइट, तो सेल का जो डिवीजन होता है बेसिकली वो होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए। ठीक, अब जब सेल डिवाइड होती है तभी आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियर के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स होते क्या है, तो बेसिकली मैंने बताया कि एक धागे के जैसे, तो आप लिख सकते हैं इट इज काइंड ऑफ रोड शेप। रोड तो जानते ही होंगे, लाइक दिस इज अ रोड, रॉड शेप स्ट्रक्चर, रॉड शेप थिन स्ट्रक्चर। तो इसकी जो संरचना होती है क्रोमोसोम्स की, वो रोड शेप थिन स्ट्रक्चर की जैसे होती है। एंड विजिबल, ये कब दिखाई देगा, एंड विजिबल व्हेन सेल इज डिवाइडेड, जब सेल बढ़ती है तब आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। ठीक, अब ये सेल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाहर ये लेयर आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और इस न्यूक्लियस के अंदर हो गया आपका क्रोमोसोम। साइटोप्लाज्म लाइक दिस, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे बताइए जो क्रोमोसोम है ये किस चीज का बना हुआ? क्रोमोसोम है रोड लाइक स्ट्रक्चर है, रोड जैसा स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है। तो रोड किस चीज की बनी हुई? So chromosomes are made up of which material? DNA किसका बना? DNA तो एसिड है ना, तो DNA किससे बना? प्रोटीन। The chromosomes are made up of DNA and protein, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स ये किससे मिलके बने हैं? तो ये आपका मिलता है DNA प्लस प्रोटीन। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए और प्रोटीन को जब मिला देते हैं तो वो होता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम मिलता है डीएनए, बनता है डीएनए तथा प्रोटीन दोनों के मिलाने से। और डीएनए का जो प्रोटीन होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए ठीक, तो ये बना जान लिया कि क्रोमोसोम्स होता क्या है और किस चीज का बना हुआ है। अब क्रोमोसोम्स का कार्य क्या है, फंक्शन बताओ। जेनेटिक मटेरियल कौन है? एब्सोल्युटली राइट। क्रोमोसोम का कार्य है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल मतलब जो आपका ऑफस्प्रिंग, जो आप रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो होता क्या है कि बेटे में बाप का कैरेक्टर होता है, दैट्स काइंड ऑफ थिंग कि फादर और सन या फादर डॉटर में तो आपके फादर या मदर का कैरेक्टर होगा। व्हाई? बिकॉज डीएनए इज ट्रांसफर। तो क्रोमोसोम्स का काम होता है जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर किया जाता है क्रोमोसोम्स के द्वारा। और क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए, तभी डीएनए सैंपलिंग जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे डीएनए मैचिंग कैसे की जाती है। इसी जितना पुलिस केस होता है या कोई भी कोर्ट केस होता है, इस तरह के कोई भी केसेस हैं, उसमें आपका हमेशा डीएनए सैंपल लिया, डीएनए सैंपल लिया, फिर उसको मैच कराया जाता है। सो दैट मीन्स जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के अंदर है। तो क्रोमोसोम्स का ही काम होता है, डीएनए का ही काम होता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। तो बेसिकली डीएनए आपका एक तरह का आइडेंटिटी है। डीएनए सबका अलग अलग होता है, तो डीएनए एक तरह का यूनिक अनोखा आइडेंटिटी है जो कि उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है, ठीक है। समटाइम्स फेस टू मैच, कई बार होता है ट्विंस हो जाएंगे, तो ट्विंस होंगे लेकिन उनके डीएनए अलग अलग होंगे, दे लुक सिमिलर, ठीक है। कई बार कॉपी में मिल जाती है कि बिल्कुल फेस सेम है पर डीएनए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो एक इंसान को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, राइट। चलिए, और ऐसा नहीं है डीएनए इंसानों में मिलेगा, डीएनए आपका क्रोमोसोम्स का पार्ट है, सेल का पार्ट है, तो डीएनए आपका सभी एनिमल्स में भी होगा। नहीं है कि केवल इंसानों में ही होगा, जो आपका चींटी है, मक्खी है या बड़ा जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं सभी में डीएनए आपका होगा। चलिए, अब तो डीएनए का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल। बेटा बात ना करो, बेटर होगा मुझे भी बता दो फिर क्या बात कर रहे हैं। जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लो, हर सेल ऑर्गेने का फंक्शन लिख लीजिए। जैसे बताया क्रोमोसोम्स का क्या कार्य है? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर
तो आप हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या है? जीन, ठीक है। जीन, तो जीन क्या है? जीन वो सेगमेंट है जो आपका डीएनए के अंदर कार्य करता है। हम बोलते हैं डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, लेकिन उसके डीएनए के अंदर कौन कार्य कर रहा है? जीन। तो डीएनए का जो कार्य करने वाला पार्ट है, दैट इज फंक्शनल सेगमेंट। डीएनए का जो कार्य करने वाला पार्ट है वो क्या है? जीन, ठीक है। सो जीन, दैट इज जीन, और न्यूक्लियस किसके अंदर है? सेल के अंदर है, राइट। तो ये जीन क्या है? दिस जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए की कार्यात्मक इकाई ठीक है। चलिए, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि क्रोमोसोम्स तो आपको जब दिखता है जब सेल डिवाइड होती है, ठीक है। और क्रोमोसोम में डीएनए है जो कि आपके हेरिडिटरी अनुवांशिक, हिंदी हाँ वही, तो ये आपका क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, ठीक। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दिखता कब है? जब सेल डिवाइड होती है। अगर सेल डिवाइड नहीं होती, बहुत सेल ऐसी है जो नहीं डिवाइड होती, अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर जेनेटिक मटेरियल कौन ट्रांसफर करेगा? क्रोमोसोम तो है ही नहीं वहां पे, बात समझ रहे हो? अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही है तब ये जो क्रोमोसोम्स का डीएनए का काम है तब कौन करेगा? उसके अंदर पूरा जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो पूरा का पूरा क्रोमेटिन ही ये काम करेगा, ठीक है। जब सेल डिवाइड होती है तभी क्रोमेटिन मटेरियल आपका क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही तो क्रोमेटिन जो मटेरियल है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर आपने बताया न्यूक्लियोइड, अभी हम यूकैरियोट प्रोकैरियोट सेल करेंगे तो जो प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं आपकी, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस बताने, उनमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड। तो जो न्यूक्लियस का काम है वो सारा काम वहाँ पे न्यूक्लियोइड करता है। उसी तरीके से अगर सेल आपके डिवाइड नहीं हुई तब क्रोमोसोम्स नहीं, तब वहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो काम है वो कौन करेगा? क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। अब अगला चीज आता है जिसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, और सॉल्वेंट के बारे में बड़ा एग्जाम में बहुत आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक इट इज ऐसे दो तरीके के सेट हैं, लाइक एक ऐसा दूसरा उसके इधर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो पढ़ा ही होगा, इसके बारे में तो जानते हैं। अगर कोई बेसिक भी कंप्यूटर दे रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया जरूर पढ़ा हुआ, लूसेंट की किताब में पढ़ लिया। बताओ क्या काम है इसका, क्या है, कुछ भी इसके बारे में जानते हैं? वेरी ट्रू, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति है, पावर शक्ति। तो क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों बोला जाता है? क्या पावर
पावर हाउस ऑफ द सेल, और हिंदी में शायद विद्युत कुछ होगा या सकती, हाँ विद्युत। चलिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या है? दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया आपका विद्युत ग्रह है, उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रही है? विद्युत उत्पन्न हो रही है। तो पावर उत्पन्न हो रही कहाँ से? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और वहां पे उत्पन्न होता है एटीपी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे जनरेट होगा एटीपी। एटीपी इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये केमिकल नेम है, दैट मींस फास्फेट के तीन ग्रुप आपका। ठीक है, और एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी, ऊर्जा की मुद्रा। अगर आप आर्थिक रूप से देखें तो अपने पास एक मुद्रा होती है, बाजार में पैसे की मुद्रा होती है, उसी से आप सारी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। उसी तरीके से एनर्जी के बाजार में भी एक मुद्रा होगी जिससे उस पूरी सेल की जो ऊर्जा है वो कंट्रोल रहेगी। सो दैट एनर्जी का पॉइंट इज एटीपी। तो एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी होती है मुद्रा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का प्रोटीन और खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है। खुद का प्रोटीन भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का प्रोटीन भी होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स। ठीक है, तो दैट मींस राइबोसोम्स के अंदर क्या आता है? प्रोटीन। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोटीन का वन इज सुसाइडल बैड। हाँ, आत्महत्या की थैली, राइट। सो फिफ्थ नंबर is क्या? Lysosomes, right? So that is suicidal bag. क्यों बोला जाता है कि इनको suicidal bag? क्या होता है इसके अंदर? जो कोशिकांग कार्य नहीं करता है ये उसके पास जा सकता है। जो कोशिकांग कार्य नहीं करता है, जो भी आपका डेड है, जो भी डेड पार्ट है, कार्य नहीं कर रहा है यानी कि मृत है। कोशिका का बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो आपका काम नहीं कर रहा, मृत है। तो उस मृत पार्ट को ये क्या करता है? अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो लाइसोसोम्स है, इसका डाइजेस्टिव पावर बहुत अधिक होता है। पाचन करने की जो शक्ति है दैट इज मैक्सिमम। इसलिए सुसाइडल बैग बोला जाता है, माने कि जो भी है वहां पे, जो उसको भी खत्म होना, यहाँ आ जाओ, आई विल डाइजेस्ट एवरीथिंग। ठीक है, मैं सबको डाइजेस्ट कर लूंगा, जिसको भी खत्म होना इधर आ जाओ। तो ऐसा सिस्टम इसका होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो मैं ऐसे लाइन बना के लिखती हूँ ना, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो यहीं से उठ के आ जाता है कि सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्यों? बिकॉज इट हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम पाचन करने वाले एंजाइम। ठीक है, तो इसीलिए तो उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। जो भी आएगा सबको डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम।
न्यूक्लियस है वो सब कहाँ जा रहा है? कुछ सेल मर गई, वो भी वेस्ट ही है, डेड है, कुछ ने काम करना बंद कर दिया, तो वो सब कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा। तो जो वेस्ट है, जो भी वेस्ट है यानी जो बेकार का कचरा है, उस सब को भी यही डिस्पोज करता है। तो जो भी वेस्ट है सेल का वो सब यही डाइजेस्ट होता है। तो दिस लाइसोसोम आल्सो है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल समझते हो ना, कूड़े कचरे को डिस्पोज करना, कहीं पे गड्ढा खोद के डाल देते हैं, इसको बोला जाता है वेस्ट डिस्पोजल। तो ये ही आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी है सेल का। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम में तभी तो सुसाइडल टाइप बोला जाता है, जिसको भी मरना हो इधर आ जाओ, सारी वेस्ट इधर आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो सबको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब लाइसोसोम खुद में भी लाइसोसोम जब डेड होता है तो वही जो इसमें एंजाइम है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या रहेगा, और कोई सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट जो रह गया वो चलो बताओ। गोल्गी बॉडी का क्या काम है? गोल्गी बॉडी का ये काम है, जो आपका राइबोसोम्स है उसने तो प्रोटीन बना दिया, ठीक, उसका काम है प्रोटीन बनाना। अब सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग हैं, तो प्रोटीन बन के वहीं थोड़ा ना रखा रहेगा। उस सारे प्रोटीन को जो वहाँ बना राइबोसोम्स में, उसको इधर उधर जाना है ना, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में जाए, कुछ न्यूक्लियस में जाए, कुछ आपका ये राइबोसोम्स में, बाकी लाइसोसोम्स में जाए, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाए। तो वो जो प्रोटीन बनता है उस पूरे प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन मैनेज करता है? गोल्गी बॉडी। समझ के लिख लो इसको, खुद से लिख लो। तो गोल्गी बॉडी का ये काम है, जो आपका प्रोटीन बना उस प्रोटीन को पूरा जितने भी सेल के अंग हैं उन सब में बांटना या उन सब तक पहुंचाना। अब आ जाते हैं, ये मतलब सेल के मेन पार्ट थे, बाकी उसमें छोटे छोटे और भी बहुत चीजें हैं, बट मेन जो फंक्शन सेल के ऑर्गेनल है वो ये, ठीक। चलिए अब आते हैं यूकैरियोट और द प्रोकैरियोट। आई थिंक उनकी कोई हिंदी भी नहीं जितना मुझे, ठीक। चलिए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में हमको डिफरेंस अंदर मालूम होना चाहिए और कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी मालूम होने चाहिए कि कौन सी सेल किसमें आती है, ठीक। चलिए अब मुझे ये बताइए कि बैक्टीरिया है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो बैक्टीरिया की कौन सी कैटेगरी में आती है? बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी कि नहीं होती? अब फंगस उसमें सेल वॉल होगी? बैक्टीरिया और फंगस में सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? दोनों में सेल वॉल होती है, देख लो कहीं पे बैक्टीरिया और फंगस दोनों में सेल वॉल होती है। एक चीज और, प्लांट सेल का और एनिमल सेल के आप मैंने डिफरेंस नहीं लिखवाए हैं, लेकिन आप लोग लिख लेना जो जो चीजें बताई। एक चीज होती है
अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। अरे सबको पता होगी, बोलो बोलो। हाँ, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश के समय क्रिया करके CO2 को मतलब बाहर के CO2 से और पौधे अपना भोजन बनाते हैं, सबको है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो वहाँ पे सारे पौधे भोजन बना लेंगे या केवल हरे पौधे भोजन बनाएंगे? केवल हरे पर, क्यों? क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है या हरित होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लांट की प्रॉपर्टी है प्लास्टिड। प्लास्टिड होते हैं दो प्रकार के, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो इसको प्लास्टिड आपके दो टाइप से हो गए, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपका मिलता है क्लोरोफिल, ठीक है। और ये होता है व्हाइट कलर का मटेरियल, ठीक है। व्हाइट कलर में आपका मटेरियल होगा। तो प्लास्टिड आपका दो टाइप से है, और प्लास्टिड प्लांट सेल की ही प्रॉपर्टी है, एनिमल में नहीं है। ठीक है, तो ये प्लास्टिड इंपॉर्टेंट था। कई बार क्या होता है, जैसे ऑप्शंस आते हैं तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ऐसे कुछ आ गया, वहाँ मान लीजिए इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो हो सकता है प्लास्टिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। कई बार आपको मिल जाए कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कौन ट्रांसफर करता है, ऑप्शंस में जीन नहीं है, DNA नहीं, तो वहाँ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर DNA या जीन्स है तो वो यूज़ करो, ठीक है, डिपेंड्स। अगर ऐसा है कि क्रोमोसोम्स, DNA, जीन तीनों है तब जीन, मैंने पूरा स्ट्रक्चर तुम लोगों को बता दिया। जीन सबसे इसका फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और अगर ऐसा है जीन और DNA नहीं है, केवल क्रोमोसोम्स है, देन क्रोमोसोम्स इज राइट, ठीक है। अपने को तो जो अवेलेबिलिटी होती है, आपके पास जितना मटेरियल है उसी में से देखना है बेस्ट, विच इज बेस्ट। ये लगभग हो गया है। अब इसमें बस क्या, हाँ, वो यूकैरियोट प्रोकैरियोट एक बार सब लिख लो जो है, बाकी मैं इसको रब करके हो गया, चलिए। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, उसमें आपका जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल, इतना क्लियर है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें एक ही सेल होता है, एक ही सेल आपका सारा काम करेगी, ओनली वन सेल दैट डू ऑल द वर्क। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं हमारे जैसे, वी आर द वेरी कॉम्प्लेक्स, हम तो बहुत ही ज़्यादा जटिल प्राणी हैं, बट अगर ह्यूमन बीइंग इज वेरी जटिल, वैसे भी कॉम्प्लेक्स है दिमाग से भी, और बॉडी स्ट्रक्चर में भी कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे जैसे प्राणी हैं, हम लोगों के पास होता है मल्टी सेल, यानी कि ये सेल इसका अलग काम है, ये सेल इसका अलग काम है, ये सेल इसका अलग काम है। तो हम ऐसा कुछ डिवाइड करते हैं, बाइफर्केशन करें कि सिंगल सेल भी सारा काम कर रही है और यहाँ पे मल्टी सेल मिलके इस इंसान को चला रहे हैं। तो हमने उनको बाइफर्केशन किया, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ठीक है। जो प्रो वर्ड है, प्रोकैरियोट, तो प्रो का जो मतलब होता है दैट इज प्राइमरी, वेरी बेसिक। तो
सिंपल वर्जन बनाते हैं, फिर उसको डे बाय डे जटिल करते जाते हैं, लाइक फोन्स। पहले नोकिया आया बटन वाला, दैट इज वेरी सिंपल, बस आपको बात करनी हो, कुछ नहीं करना। एंड नाउअडेज इतना कॉम्प्लेक्स फोन हो गया। उसी तरीके से सबसे पहले जो सेल आई उसमें क्या था, प्रोकैरियोट। प्रो मतलब प्राइमरी, तो प्राइमरी है उसमें क्या है, एक ही सेल, उतना ही जीने के लिए जरूरी है, वही सारा काम कर रही है, ठीक है। देन डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, जैसे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ वैसे ही आपकी सेल्स हो गई कॉम्प्लेक्स। अब जैसे कि आप बात करते हैं बैक्टीरिया, उदाहरण के तौर पे हम बैक्टीरिया का बात करें तो बैक्टीरिया आपका यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट? यूकैरियोट वो होती है जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। प्रो मीन्स प्राइमरी, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि प्रो का मतलब होता है प्राइमरी और बेसिक। तो प्रोकैरियोट वो होंगे जिसमें केवल एक ही सेल होगी एंड वो सारा काम करेगी, ठीक है। यूकैरियोट होंगे मल्टी सेलुलर। तो मुझे बताइए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट, ठीक है। बैक्टीरिया सबसे सिंपलेस्ट है, तो दैट इज प्रोकैरियोट। तो अभी एक टेबल इसमें बना लो, क्योंकि एक एग्जाम में इसका डिफरेंस पूछा गया था एंड अदर एग्जाम पर आया है। सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, वहां होता है मटेरियल, ठीक है, एक मटेरियल। तो इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोट सेल में आपका होगा न्यूक्लियोइड, जिसकी हिंदी मैंने बताई थी केंद्रिका, ठीक है ना। हाँ, तो प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, न्यूक्लियोइड, और ये बिल्कुल सारा वैसा ही काम करता है जैसे न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियोइड है, इसमें न्यूक्लियर मेंब्रेन है कि नहीं? क्योंकि न्यूक्लियर मेंब्रेन है वही तो है जो न्यूक्लियस को शेप देती है, वही तो बताती है न्यूक्लियस है। जब मेंब्रेन ही नहीं है तो वो पूरा मटेरियल ऐसे ही फैला हुआ है। अगर एक मेंब्रेन होती तो वो अंतर बताती कि भाई ये साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, ठीक है, दैट बाइफरकेट द थिंग्स, दोनों चीजों को बांट देती है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेंब्रेन होती ही नहीं, तो इसलिए न्यूक्लियस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता है इस मटेरियल में कहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है। तो देयर इज नो न्यूक्लियर मेंब्रेन, नो न्यूक्लियर मेंब्रेन, न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेंब्रेन भी नहीं है, और न्यूक्लियस का काम कौन करता है, न्यूक्लियर। और ये जो न्यूक्लियोइड है बेसिकली क्या है, एसिड है कि बेस है, क्षार है कि अम्ल है, राइट सर, एसिड। ठीक, और यूकैरियोट कौन से होंगे, organism having nuclear membrane, जिन भी जीवों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वही सारे जीव आपके यूकैरियोट कहलाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो है जो कि न्यूक्लियस को कवच पहना के अलग बताती है कि ऐसा कुछ अलग एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसमें आपका आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट का एग्जांपल है।
यूकैरियोट का तो उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं है, इतने सब यूकैरियोट ही है। आप, मैं, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, आधे बिल्ली यूकैरियोट। मुझे एक चीज बताइए, बड़ा बेसिक सा सवाल है, जो बैक्टीरिया उसमें मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी है कि उसमें सेल वॉल होगी कि नहीं होगी, बताइए कि अभी बैक्टीरिया में होगी। चलिए, बैक्टीरिया में सेल वॉल होगी तो क्या ये अपना फूड बनाएगा कुछ? जब सेल वॉल है तो इसका मतलब ये प्लांट सेल है। बैक्टीरिया अपना फूड खुद से बनाता है। ये बैक्टीरिया और फंगस में ही सवाल अड़ते हैं सारे। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होती है और बैक्टीरिया अपना फूड खुद से बनाता है। खुद से कैसे बनाता है? पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं? बैक्टीरिया में भी बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है। तो मैं बॉडी मतलब सूर्य से जितना मुझे बना देता है। हाँ, उसमें भी अपना क्लोरोफिल होता है। मैं फंगस में भी होता है। फंगस का तो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि फंगस में क्लोरोफिल है कि नहीं, बट बैक्टीरिया में अपना क्लोरोफिल। जो प्रोकैरियोट होती हैं इसका साइज कितना होगा बताओ चलो रफली। इसका जो साइज होता है वो होता है, ये जो दो लाइन ऐसे बनती है ना, इनका मतलब है ऑफ द ऑर्डर, बराबर नहीं है ये, लगभग मान लीजिए। तो साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के बराबर। माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर है, उसको मीटर में कर सकते हो कितना है? मिलीमीटर को मीटर में लिख दोगे, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 की घात -3 मीटर। राइट, 10 की घात -3। वैसे ही माइक्रोमीटर को जरा मीटर में करो, 10 की घात -6। राइट, तो इसका जो साइज होता है वो होता है 10 की घात -6 मीटर। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि प्रोकैरियोट, और हमारी आईज की कैपेसिटी कितनी है, हम कितना देख सकते हैं? 25। ये तो बेटा डिस्टेंट रीजन है। आई एम आस्किंग व्हाट द रिजॉल्विंग पावर, दैट मींस आपकी जो आंख है वो दो वस्तुएं कितनी पास पास रखी है, उनको अलग अलग पहचान सके। सो दैट इज 0.1 mm। हम 0.1 मिलीमीटर से छोटा अगर डिस्टेंस है दो चीजों के बीच में तो उसको दो नहीं, हम एक ही देखेंगे, हमारी आईज की कैपेसिटी। तो अपनी आईज की कैपेसिटी से बाहर की बात है, ठीक है। इसलिए प्रोकैरियोट आपको ऐसे आंखों से नहीं दिखेगा, कि हम लोग केवल मिलीमीटर तक साइज को ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड दिस इज माइक्रोमीटर, 10 की घात -6, यानी कि 1 मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा। तो वी कैन नॉट सी। तो इसमें साइज स्मॉल होता है, यहाँ पे साइज लार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे साइज आपको लार्ज मिलेगा, यहाँ पे साइज बहुत स्मॉल होगा। इसको आप लिख सकते हैं वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। मैंने बताया कि अब माइक्रो कितना होता है, आप तुलना कर लीजिए, 1 मिलीमीटर का भी 1000वां हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन आपका डिफाइंड होता है। न्यूक्लियर रीजन माने कि केंद्र का जो क्षेत्र है वो डिफाइंड है, परिभाषित किया हुआ है, इसको एक निश्चित रूप दिया गया है, उसी निश्चित रूप को आपने न्यूक्लियस कह दिया। यहाँ पे जो न्यूक्लियस का क्षेत्र है वो डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियोइड, वो पूरे एरिया में ऐसे फैला रहेगा, ठीक। यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो क्या है, नहीं होती, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी।
यूकैरियोट में बचे हैं। ठीक, ये बेसिक सा डिफरेंस इसमें आता है। ये मुझे बताएगा वायरस क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग? वायरस तो बीच बीच का है, तो बीच का कैसे? मतलब कनेक्टिंग तो माने कि लिविंग में बन जाता है, नॉन लिविंग में कैसे? जैसे मान लो जब लोग यूज़ कर मतलब प्रयोग अच्छी मतलब तो विपरीत परिस्थितियों में होता है तब नॉन लिविंग यूज मतलब तरीके से रहता है, और जब अपने मतलब उपयुक्त परिस्थितियों में आ जाता है तब लिविंग हो जाता है। जब एक हमको बताया है लास्ट टाइम, जब मैं बचपन में मुझे याद है, वायरस हमको नहीं सुनाया, हमारे सर ने हमको बताया था वायरस एक भूत है, वायरस एक भूत है। जब वायरस किसी लिविंग बीइंग के अंदर एंटर कर जाए, जो जीवित वस्तु है उसमें अंदर एंटर कर जाए तो एक्टिव हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना भूत का मतलब क्या होता है, भूत इज डेड सॉल। आई थिंक हमें इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, बट वायरस क्या है, जब किसी जीवित वस्तु के अंदर आ जाता है तो वायरस सक्रिय हो जाता है। तो एट दैट काइंड ऑफ टाइम वायरस लिविंग का काम करता है। जब तक वायरस किसी लिविंग वस्तु में नहीं है तब तक वो डेड रहता है। जैसे कोविड का केस था, तो अगर वायरस यहाँ पे आ गया, टच नहीं करना, तो आप 24 आवर्स या 48 आवर्स नहीं टच कीजिए, वो डेड है, वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। बट जैसे ही आपने वहां हाथ रखा तो वो आपकी बॉडी में आ गया, मैंने टेस्ट एक्टिव, जान ले गया। कितने लोगों को दैट इज वायरस। और जब वायरस किसी लिविंग बीइंग में एंटर करता है तो वायरस की जो रिएक्शन करने की, अभिक्रिया करने की जो क्षमता है वो मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई। हाँ, ऐड जब चीजें होती हैं तो उनकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है और मल्टीप्लिकेशन में ग्रोथ हाई होती है। तो इसीलिए जब वायरस किसी लिविंग बॉडी में आता है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, इट्स एक्टिविटी एंड इट्स रिएक्शंस आर वेरी हाई, दैट आर अनकंट्रोल्ड। तभी तो कोविड कंट्रोल नहीं हुआ। तो वायरस को ऐसे पीछे कड़ी में रखा जाता है, जब वो लिविंग बीइंग में एंटर कर जाए तब वो लिविंग की तरह काम करता है, अदरवाइज वो डेड की तरह काम करता है। अभी बस सेल का डिवीजन 2 टाइप का होता है, वो लिख लीजिए, सेल डिवीजन, फिर उसके बाद सेल खत्म हो जाएगा, टिश्यू शुरू कर देंगे। आई थिंक कहाँ लिखूँ, सेल डिवीजन, सेल का बंटवारा क्यों होता है? फॉर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेल, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए। अब सेल डिवीजन 2 तरीके का होता है, एक होता है मिटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। किसी ने सुना है मिटोसिस मियोसिस के बारे में? मूवी 10वीं में नहीं पढ़ा होगा, क्या होता है बताओ? मिटोसिस में जो सेल डिवाइड होती है बेसिकली वो सेल के ग्रोथ के लिए डिवाइड होती है, माने कि कोशिका के विकास के लिए सेल जब टूट रही है तो वो आती है मिटोसिस के अंदर। तो मिटोसिस में सेल डिवीजन किस लिए होता है? फॉर ग्रोथ ऑफ सेल, कोशिका के वृद्धि के लिए जो डिवीजन सेल का होता है वो होता है मिटोसिस। यहाँ जो सेल डिवीजन होता है वो होता है ऑफस्प्रिंग के लिए। ऑफस्प्रिंग जानते हो ना, नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज छोटा बच्चा, दैट उसको बोला जाता है, शिशु को बोला जाता है ऑफस्प्रिंग। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ानी है, जनरेशन बढ़ानी है, तब जो सेल का डिवीजन होगा
वो होगा मियोसिस प्रक्रिया से। तो दोनों को बहुत अच्छी तरह समझ लो। खुद का ग्रोथ करना है तो मिटोसिस प्रक्रिया से होगा, ऑफस्प्रिंग जनरेशन बढ़ानी है तो या रिप्रोडक्शन करना है तब मियोसिस। तो दिस इज फॉर ऑफस्प्रिंग। नवजात शिशु ऐसा कुछ हिंदी होगी ऑफस्प्रिंग का, आई होप सो। तो मिटोसिस में क्या होता है, जो आपकी मदर सेल है, जो ओरिजिनल सेल होती है उसको बोला जाता है मदर सेल। तो मदर सेल आपके डिवाइड हो जाएगी 2 सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मदर सेल है और मदर सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, डिवीजन हो रहा है। तो बेसिकली आपका जो मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल, उसी को आप बढ़ा रहे हैं। तो दैट इज, इसमें अगर आपके ऐसे क्रोमोसोम्स के पेयर हैं तो ये आपका डिवाइड हो जाती है आपकी, दिस इज मदर सेल, ये मदर सेल डिवाइड हो गई 2 डॉटर सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे तो मदर सेल स्प्लिट इनटू 2 हो जाती है, किसमें, 2 डॉटर सेल। यहाँ पे क्या होगा, मदर सेल टूटेगी 4 डॉटर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये मदर सेल है, तो ये मदर सेल आपकी ब्रेक होगी 4 डॉटर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मदर सेल ब्रेक इनटू 4 डॉटर सेल। बेटा एक वर्ड और लिख लो जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 डॉटर आइडेंटिकल सेल। समझ गए, जो सेल ये है जैसी मदर सेल है उसी की बिल्कुल आइडेंटिकल, एक समान। तो ये जो सेल होंगी ये चारों एक समान होंगी, 4 आइडेंटिकल सेल, और यहाँ पे 2 आइडेंटिकल सेल। जब मदर सेल ब्रेक होती है तो बिल्कुल सिमिलर सेल में ब्रेक होती है। अगर दो सेल में टूटी तो दोनों बिल्कुल सेम होंगी, आइडेंटिकल, और अगर 4 में टूटी तो ये सेम होगी। तो मियोसिस की प्रक्रिया होती है आपके फर्टिलाइजेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और मिटोसिस की प्रक्रिया होती है सेल के ग्रोथ के लिए। तो इसमें से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, क्लियर उसमें लिख लीजिए। मियोसिस आपका फर्टिलाइजेशन के लिए होता है, ऑफस्प्रिंग्स के लिए होता है, और मिटोसिस सेल ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। वहां पे मदर सेल 2 आइडेंटिकल सेल में टूटती है और मियोसिस में 4 आइडेंटिकल सेल में ब्रेक हो जाती है, ठीक। चलिए नाउ फ्रॉम माय एंड, अब मेरी तरफ से सेल थ्योरी हो चुकी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा टिश्यू, ठीक है। उत्तर क्या बोल रहे हो बेटा, क्या, अच्छा, मतलब उत्तर नया टॉपिक कल शुरू करेंगे, ठीक। क्वेश्चन करें जाए, क्योंकि क्लास पढ़ने का औचित्य यानी कि उसका जो लॉजिक है वो तभी समझ में आता है जब आप पूरी कहानी पढ़ने के बाद अपने आप को सवालों के जवाब देने के योग्य पाएं। इसलिए मेरी टेंडेंसी अक्सर रहती है क्लास में आते ही 2 सवाल करना और क्लास में जाते हैं, क्योंकि पढ़ने का हमारा लॉजिक होता है। हमने पढ़ तो ली, अब हमें ये तो मालूम होना चाहिए किस तरह के सवाल बनेंगे इसमें से, क्या हम उनको आंसर कर भी पाएंगे, पूछे तो। चलिए, केंद्र की खोज किसने की बता, सेल की, रॉबर्ट सेल की, रॉबर्ट थे, हाँ, और केंद्र की बता, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन, हाँ
प्रोटीन्स और लिपिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, प्रोटीन्स और लिपिड किसके द्वारा बनाए जाते हैं? योर ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So correct answer is endoplasmic reticulum. Clear? जो सेल होती है वो जो उसका फूड मटेरियल है उसको निगल लेती है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि अमीबा, अमीबा में किस प्रक्रिया के द्वारा फूड को निगला जाता है? ऑप्शन दिए जाएंगे, ये मैंने पहली क्लास में लिखवाया था. डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, एंडोसाइटोसिस. जो सेल है अमीबा के जैसी सेल वो फूड को एंगल्फ कर लेती है, निगल लेती है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस. फूड एंगल्फ बाय अमीबा. एंगल्फ का मतलब निगलना होता है. अब बेटा तुमने बोला कि क्या बोला? डिफ्यूजन. अब बताओ डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बताओ क्या होता है? डिफ्यूजन होता है कि आपका विखंडन ही है मेरे तरीके से. और ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि पारगम, मतलब कि किसमें जाना? मतलब पारगमी झिल्ली होती है, उसका मतलब जल जब जाता है इधर से उधर जाता है, इधर से उधर जाना नहीं, कंडीशन. हाँ वही कंडीशन उच्च निम्न सांद्रता. जो आपका वाटर है हमेशा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, यानी कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में. इस प्रक्रिया को बोला जाता है ऑस्मोसिस. ठीक है, जिससे कि आपकी ये किसमें पानी में डाल के फूल जाती है, तो वो प्रक्रिया ऑस्मोसिस ही होती है. एक बार ही किसी एग्जाम में सवाल आया था कि जो रेजन्स हैं किसमें से वो क्यों फूल जाती है. ऑप्शंस आपके डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और कुछ भी बना दो, एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मोलाइसिस. गलत ऑप्शन तो कितने बना दो, सही तो एक ही होना है. राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन. एक एनिमल सेल है, एक एनिमल सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. ठीक, तो क्या उसमें क्रोमोसोम होगा? सवाल. अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या उसमें क्रोमोसोम होगा? नहीं. ठीक, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, ये सारे केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं. अगर केंद्रक ही नहीं है नहीं. ठीक है, आगे वो क्वेश्चन जो मैंने बताया था. क्वेश्चन है सेल वॉल इज absent in. सेल वॉल इज absent in. सेल वॉल उपस्थित रहती है. ऑप्शंस आर प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, अमीबा. क्या इसमें नहीं रहती? बस अमीबा में रहती है. तो बैक्टीरिया और फंजाई दोनों में सेल वॉल होती है. ठीक है, इसीलिए क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई को समझ नहीं आता कि एनिमल में रखी है, प्लांट में रखी है. ये तो पता है कि सेल वॉल प्लांट में होती है, बट ये नहीं समझ में आता कि इसको कहाँ रखे. एनिमल और बैक्टीरिया